एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अपनी ही बंदूक की गोली अपने ही कनपट्टी पे रख के चला दी ताकि अंग्रेजों के हाथ वो जिंदा ना लगे। चंद्रशेखर आजाद। भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शायद यही कारण है कि इनके जीवन पे बहुत सारी फिल्में बनाई जा चुकी हैं। तो क्या है इनके जीवन की बचपन से लेकर मृत्यु तक की कहानी, चलिए आज जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत के भावरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। आजाद से पहले उनके 3 और भाई हुए थे, पर उनमें से एक भाई सुखदेव को छोड़कर शेष दोनों भाई की अकाल मृत्यु हो गई। इसी कारण से आजाद के समय उनके माता पिता चिंतित तो थे ही, पर खुश भी बहुत थे और अपनी तरफ से वो आजाद को हर सुख सुविधा देना चाहते थे, लेकिन उनकी स्थिति इस बीच में आड़े आ जाती थी। चंद्रशेखर का विद्यार्थी जीवन 5 से 6 वर्ष की अवस्था से शुरू हुआ। वे अपने बड़े भाई सुखदेव के साथ विद्यालय जाने लगे। पंडित सीताराम जी ने पुत्रों की पढ़ाई पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन खर्च किया और कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी। 14 वर्ष की अवस्था में एक दिन चंद्रशेखर ने अपने माता पिता से काशी जाकर संस्कृत पढ़ने की अनुमति मांगी। लाडली संतान होने के कारण माता पिता ने उन्हें अपने आप से दूर नहीं रखना चाहा और उन्होंने उन्हें काशी जाने की अनुमति नहीं दी। पर चंद्रशेखर भी अपने धुन के पक्के थे। जो बात उन्होंने अपने मन में एक बार ठान ली सो ठान ली। माता पिता से अनुमति ना मिलने पर भी उनके निश्चय में कोई बदलाव नहीं आया और अंततः एक दिन वो घर से भाग निकले और फिर लौट के वापस नहीं आए। अपनों का प्रेम भी उनके पांव की बेड़ी नहीं बन सका। चंद्रशेखर का इस तरह से घर से भागना उनके क्रांतिकारी जीवन का बीज रूप माना जाता है। काशी पहुंच के उन्होंने अपने माता पिता को अपनी कुशलता का पत्र भी लिखा और इसमें उन्होंने क्या लिखा, आप लोग मेरी किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उस समय पूरा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। देश अपना था पर शासन विदेशी का था। उनके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। भारतीय जनता का वजूद उनकी नज़र में कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं था, जिसे कुचलने का वे कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। सन 1919 में पास हुआ रॉलेट एक्ट और इसकी बर्बरता एक अलग ही कहानी है। पूरे भारत में इस पे प्रक्रिया हुई और पंजाब भी इससे अछूता नहीं रहा। इसी समय रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, जिसमें लगभग 20,000 भारतीय उपस्थित थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी थे। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी और अचानक जनरल डायर ने अपने सैनिकों को निर्दोष जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण लोगों को संभलने तक का मौका न मिला और बाग से निकलने का एक ही रास्ता था, उस पर भी डायर ने अपने सैनिक खड़े रखे थे। इस दुर्घटना से लगभग 1,000 निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी गई और इस घटना से पूरा देश क्रोध और क्षोभ से भर गया। काशी में अध्ययनरत चंद्रशेखर को इस घटना का समाचार मिला और इस बर्बरतापूर्ण कृत्य से चंद्रशेखर का खून खौल उठा, जबकि उस समय वो मात्र 13 वर्ष के थे। अनुभव की कमी और आयु का बंधन दोनों को ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 13 वर्ष की अवस्था में सामान्यतः बचपन ही होता है, पर विदेशी बंधन और आए दिन की बर्बरता घटनाओं से उस समय बच्चों का बचपन छीन लिया था। चंद्रशेखर ये सब देखकर छटपटा रहे थे और एक बार एक प्रदर्शन में अंग्रेज सैनिक प्रदर्शनकारी सत्याग्रहियों को डंडों से पीट रहे थे। चंद्रशेखर ये सब देख रहे थे। जब उनसे यह अत्याचार नहीं देखा गया तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एक सिपाही के माथे पर दे मारा। वो सिपाही लहूलुहान हो गया। बाकी सभी सिपाही चंद्रशेखर को ढूंढने लगे। इधर चंद्रशेखर इनकी आंखों में धूल झोंक कर निकल चुके थे। वहीं भागते हुए एक सिपाही ने उन्हें देख लिया था। चंद्रशेखर माथे पर चंदन का टीका लगाया करते थे और उस सिपाही ने चंद्रशेखर के माथे पे लगा चंदन का टीका याद कर लिया और चंद्रशेखर को ढूंढते हुए अंग्रेज सिपाही उनके घर तक पहुंच गए। सिपाहियों ने देखा कि एक कमरे की दीवारों पर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मोतीलाल नेहरू जैसे देशभक्तों क्रांतिकारियों के चित्र टंगे हुए हैं। सिपाही कमरे को ध्यान से देख रहे थे। अचानक एक सिपाही की नज़र चंद्रशेखर पे पड़ गई। उसने टीका देख के उन्हें तुरंत पहचान लिया और उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी।
चंद्रशेखर को हवालात में बंद कर दिया गया और अगले दिन उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पूछा, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? आजाद, चंद्रशेखर ने जवाब दिया। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्र। मजिस्ट्रेट अपने प्रश्नों का उत्तर इतनी ललकारता आवाज में सुनकर दंग रह गए। मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल किया, तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना, चंद्रशेखर ने जवाब दिया। उत्तर सुन के मजिस्ट्रेट गुस्से में उबलने लगा और उसने किशोर चंद्रशेखर को 15 बेतों का कठोर दंड सुनाया। जल्लाद को बुला के उसे आज्ञा दी कि चंद्रशेखर को नंगे बदन बेत लगाया जाए। आदेश का पालन शुरू हुआ। जेलर ने जैसे ही बोला एक, जल्लाद ने तेल से भीगा बेत चंद्रशेखर की पीठ पे सटाक से मारा। बेत की आवाज के साथ ही चंद्रशेखर के मुंह से निकला, भारत माता की जय। पहले बेत से ही चंद्रशेखर की पीठ से चमड़ी की बुरी तरह खींच डाला, लेकिन उनके मुंह से एक आह भी ना निकली। एक बार फिर जेलर कड़कती आवाज में गरजा, दो। जल्लाद ने फिर पूरी शक्ति से बेत लगाया। बेत की आवाज फिर गूंजी, लेकिन एक आवाज और गूंजी, भारत माता की जय। चंद्रशेखर के बदन से बुरी तरह से खून टपकने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दर्द का भाव नहीं था। ये देखकर जेलर और जल्लाद दोनों की हालत खराब हो गई। जेलर तीसरी बार चिल्लाया, 3। जल्लाद ने अधिक से अधिक शक्ति लगा के फिर से बेत मारा और फिर चंद्रशेखर ने और जोर से बोला, भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद के बदन पे बेत लगते जा रहे थे और उनके जख्मों से रक्त बहता जा रहा था और इतने कम उम्र में इतनी बेतों की मार सहने के बावजूद उन्हें घाव का एहसास था, उन्हें सिर्फ आज़ादी यही एहसास था। दंड पूरा होने के बाद चंद्रशेखर जैसे ही बाहर आए, अदालत के बाहर खड़ी हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत बहुत ही गर्मजोशी से किया। बेतों की मार खा के चंद्रशेखर के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम और बढ़ गया। चंद्रशेखर आजाद अब क्रांति के पथ पर निकल पड़े और 1922 का समय था। पूरे देश में असहयोग आंदोलन जोरों पे था। गांधी जी ने इसे शुरू किया। पूरा आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से चल रहा था। अहिंसा का शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, उसका पालन करना उतना ही मुश्किल होता है। इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस तो पूरी तरह कमर कसी हुई थी। तो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ आंदोलनकारियों ने हिंसा का जवाब हिंसा से देकर अपना धैर्य खो दिया। 12 फरवरी 1922 को कुछ आंदोलनकारियों ने पुलिस कर्मियों को पुलिस स्टेशन के अंदर ही बंद करके बाहर से आग लगा दी, जिसमें उस थाने का दरोगा और 21 सिपाही जल गए। इस हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बीच में ही वापस ले लिया, जिसके ठीक अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार बीच में ही आंदोलन वापस लेने से युवा वर्ग में गुस्सा फैल गया और अंग्रेजों के समक्ष इसे नैतिक पराजय के रूप में वो देखने लगे। इसी रोष ने जन्म दिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। संगठित क्रांति प्राप्त करना, नागरिकों को मताधिकार प्राप्त कराना, समाज में शोषित वर्ग का उत्थान करना इस संगठन का उद्देश्य था और आजाद इस संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता। आगे चलकर इसी संगठन में आजाद ने रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे शूरमाओं को नेतृत्व दिया और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। देशभक्ति के रंग में वो कुछ इस तरह से रंग गए कि देश की आज़ादी उनका एकमात्र सपना रह गया। इसी बीच चंद्रशेखर के पिता का देहांत हो गया। इधर आज़ाद अपना अधिकांश समय घर से बाहर रह के देश सेवा में बिताया करते थे। घर में माँ जगतरानी देवी बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। चंद्रशेखर कभी 4 तो कभी 8-8 दिन के बाद माँ से मिलने के लिए घर जाते थे। एक बार चंद्रशेखर 10-12 दिनों के बाद अपनी माँ से मिलने घर पहुंचे। उन्हें देख के माँ बहुत खुश हुई और थोड़ी देर में चंद्रशेखर खाना खा के जाने को तैयार हुए तो माँ ने दुखी होकर कहा, चंद्रशेखर क्या तू एक दिन भी अपनी माँ के पास नहीं रुक सकता? तुझे मेरी ममता की तनिक भी परवाह नहीं है? माँ, तेरा बेटा ये बात समझता है। ममता के लिए ही तो मैं यह सब कर रहा हूँ। माँ दुख उठाती रही और बेटा देखता रहे। ऐसे बेटे को तो धिक्कार है ना, चंद्रशेखर का जवाब था। चंद्रशेखर की बात उसकी माँ समझ गई। सोचने लगी, यह मुझे कौन सी खुशी देने की बात कर रहा है। वो बोली, मेरे लाल, तू नहीं समझता कि मेरा सुख तो तभी है जब तू मेरे आंखों के सामने रहे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भले ही ऐसे कार्यकर्ताओं का कोई अभाव नहीं था जो देश के बड़े से बड़ा बलिदान देने में पीछे नहीं हटते, पर फिर भी कुछ आर्थिक कठिनाइयां थी जिसके कारण ये संगठन प्रभावित नहीं रहा। और चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी खास बात थी कि वो वेश बदलने में माहिर थे।
रास्ते में चलते चलते ही वो अपना वेश बदल लेते थे। पुलिस का मुखबिर उन्हें देखकर जितनी देर में पुलिस को सूचना देता उतनी देर में आज़ाद अपना वेश बदल के भाग चुके होते थे। पुलिस हाथ मलती रह जाती थी। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर से दिल्ली जाने के लिए स्टेशन जा रहे थे। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि चंद्रशेखर माल रोड से होकर स्टेशन की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस दल उनकी खोज में पहुंच गई। पुलिस वाले चंद्रशेखर के नज़दीक से ही होकर गुजरे, लेकिन बदले हुए वेश के कारण उन्हें कोई पहचान ही ना सका। पुलिस को चकमा देकर वे बदले हुए वेश में स्टेशन पर पहुंच गए और पुलिस निराश होकर लौट गई। अब तक देश के अधिकतर क्रांतिकारी चुन चुन के पकड़े जा चुके थे। चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद ही थे। पूरे उत्तरी भारत में इस अकेले व्यक्ति के लिए सीआईडी का जाल बिछाया गया। लाखों प्रयास के बावजूद पुलिस आज़ाद को पकड़ पाने में असमर्थ थी। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध में चारों ओर प्रदर्शन होने लगे। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने पे लाला लाजपत राय को अंग्रेज अफसर सैंडर्स ने इतना पीटा कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तब आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु ने उनकी मृत्यु का बदला लेने की सौगंध खाई। तभी क्रांतिकारियों ने इस हत्या का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव आदि क्रांतिकारियों ने बड़ी चतुराई से इस काम को अंजाम दिया। सैंडर्स को गोलियों से उड़ाकर सभी क्रांतिकारी फरार हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद कुशल क्रांतिकारियों के श्रेष्ठ नायक थे और उनकी बड़ी धाक थी। 27 जनवरी 1931 को सुबह के समय आज़ाद और उनका एक विश्वासघाती साथी वीरभद्र तिवारी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घुसे। उस दिन आज़ाद रेलगाड़ी से बंबई जाने वाले थे। दोनों वहीं पार्क में थोड़ी देर तक बातें करते रहे। अचानक चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा कि सामने कुछ दूरी पर अनगिनत पुलिसकर्मी ने घेरा डाल दिया है। दरअसल वो विश्वासघाती वीरभद्र तिवारी ने ही लालच में आके आज़ाद को पकड़वाने की योजना बनाई थी। आज़ाद ने जैसे तैसे अपने साथी को तो निकाल दिया, पर उनके भागने का कोई रास्ता नहीं था। आज़ाद ने जिधर देखा उधर पुलिस ही पुलिस थी। पुलिस ने सीधे ही गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट नटबातर ने आगे बढ़ते हुए कहा, हैंड्स अप। जवाब में आज़ाद की गोली उसके हाथ में लगी और बुरी तरह घायल हो गया। अपने अफसर को घायल होता देख पुलिस अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगी। आज़ाद एक पेड़ की आड़ में आ गए और गोलियों का जवाब गोलियों से देने लगे। आज़ाद की गोलियों से पुलिस के कई अफसर और सिपाही घायल हो गए। लगभग 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। आखिर आज़ाद अकेले इतने सारे सिपाहियों का मुकाबला कब तक करते। लड़ते लड़ते आज़ाद की गोलियां समाप्त हो गईं और वो समझ गए कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। लेकिन वे किसी भी दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहते थे और किसी तरह वो दुश्मन के हाथों से मरना भी नहीं चाहते थे। तब उन्होंने अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली देखी और उस अंतिम गोली को उन्होंने अपने अंतिम बार मातृभूमि को चूमकर उसे प्रणाम किया और पिस्तौल अपनी कनपट्टी से लगाकर गोली चला दी। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद ही रहे। वे जिए भी आज़ाद और मरे भी आज़ाद। और इसी कारण से चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दिवस को या मृत्यु दिवस दोनों ही बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद वाकई में आज़ाद थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद की ये पूरी कहानी जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ढेर सारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसे ज़रूर देखिएगा। आपको भारत की स्वतंत्रता में योगदान किए गए स्वतंत्रता सेनानियों की पूरी कहानी आपको सुन करके बहुत इंटरेस्ट आएगा। खासकर आपके बच्चों को ये सारी कहानियाँ ज़रूर पता होनी चाहिए।